हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदन केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है सक्सेना। सो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम लोगों ने उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और आज का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग उसके कुछ बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं और इस लेक्चर के बाद में हमारा चैप्टर जो है वो पूरा सा फिनिश हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो फिलहाल बिना देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पहला टॉपिक अपना जो पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि मैग्नेटिज्म माने क्या हुआ करता है कि जैसे कोई भी कंपाउंड हुआ करता है, फिर कोई भी चीज जो हुआ करती है जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रिस्पॉन्ड किया करती है उसे हम लोग मैग्नेटिक बोला करते हैं। तो ऐसा ही पाया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ में भी है, क्योंकि ऐसे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट किया करते हैं, चाहे वो लिक्विड के स्टेट में या किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, लेकिन वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रिस्पॉन्ड जरूर किया करते हैं। वो डिपेंड करता है किसी भी चीज पर भी कि वो अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी, लेकिन क्यों ऐसे मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाता है इसके पीछे हम लोग को यहाँ पे लॉजिक जानना है। सो स्टूडेंट देखिए, बहुत इसमें बेसिक सी बात ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में कि कोई भी चीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर शो होगा। तो यहाँ पर वो चीज एप्लीकेबल होगी कि मतलब ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें डी ऑर्बिटल्स में या फिर कहीं पर भी उसमें अगर मान लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं तो वहां पर उसमें जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर उसमें शो होगा। समझ में आ रही है आपको बात है? अब देखिए, ये तो बात आपको बेसिक से पता होती है यहाँ पर है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों आ जाता है, इसको आप यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पर, सो स्टूडेंट्स आप सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक ये डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल में ये इसमें कुछ हमने इलेक्ट्रॉन्स भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखिए इन तीन ऑर्बिटल्स में यहाँ पर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आप यहाँ पर सपोज कीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा कि अगर मान लिया कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी वो मूव करता है तो वो अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। अब देखिए, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो हुआ करते हैं वो चार्ज पार्टिकल हुआ करते हैं, और आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ करता है वहां पर थोड़ा सा इसमें करंट डेवलप हो जाता है, और जहां पर करंट होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हुआ करती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए अगर मान ली यहाँ पे रिवॉल्व करना शुरू कर दे, जैसे रोटेट करेगा तो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी जा करके, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स में एक रूल पढ़ा होगा, ऐसे बोला जाता है कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन जो हुआ करती है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो सपोज कर लिया ये जो है वो लेफ्ट टू राइट अपनी फील्ड को क्रिएट कर रहा है। सपोज कर लिया अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ के लिए। अरे बात समझ में? इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ये भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कर लिए हम इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सपोज कर लेते हैं, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्रिएट करेगा, लेकिन ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा उसमें। आधी बात समझ में? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पर दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों पे चार्ज भी बराबर रहेगा, तो इससे अब क्या पता चलता है कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होंगे जाकर के उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा। यानी अब देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, दूसरी राइट टू लेफ्ट जा रही है। इसका मतलब अगर इन दोनों का हम लोग नेट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर जीरो निकल के आएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्बिटल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिज्म डेवलप नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको बात है? वहीं अगर मान लिया इन तीन केस के बारे में सपोज कर लेते हैं तो इसमें कोई भी नेट इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी जाकर वो किसी प्रकार से जीरो नहीं होने वाली है, कुछ ना कुछ में जो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अब देखिए जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना तो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो होगा। सपोज कर लिया यहाँ पे मान लिया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब मैग्नेटिक बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड को इसमें क्रिएट करेंगे। वहीं अगर सपोज कर लिया मान लिया इलेक्ट्रॉन्स में पेयर कर दिया, इसका मतलब इसका भी जीरो, इस वाले का भी जीरो, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। कहने का मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा शो होगा। क्यों शो हुआ करता है? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, अपनी स्पिन मोशन करते हैं उसमें, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ करते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एग्जिस्ट कर जाती है, वो बनी रहती है वहां पर। लेकिन वहीं अगर मान ली बात करते हैं हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं और उनका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो हो जाता है। और इसी वजह से अगर मान लिया ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करेगा। समझ में आ रही है आपको बात है?
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कल के आती है, कुल मिला के मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं उन्हें बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। ये तो आप जानते होंगे इस चीज के बारे में। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे उन्हें बोला जाएगा डायमैग्नेटिक। समझ में आपको बात है। तो ये तो इसमें कुछ बेसिक्स बात हो गई है। अब आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपसे हमने कोशिश करते हैं, थोड़ा उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आपको बात है। सो स्टूडेंट्स, आप सपोज कीजिए हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका कन्फिगरेशन कुछ इस प्रकार से है। आप ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके लिए लिख दे रहे हैं। ये सपोज कर लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब अगर मान लिया आपसे पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है अगर कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे बना हुआ है, क्या ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा। मान ली हमने आपको ये तो बता दिया कि हाँ या ना में मतलब कि कितना मतलब इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, लेकिन कितना एग्जिस्ट करेगा उसको फाउंड करने के लिए फॉर्मूला हुआ करता है। समझ मेरे को, तुम आपको लिखवा देंगे अभी। देखिए हमारा पहले रूल फिर से वही चीज आ रही है। आप देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की कोशिश की जाती है तो आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या पे चूज कीजिएगा, उसको प्रेफर कीजिएगा, ज्यादा अच्छी रहेगी उसमें। ठीक है। अब अगर मान लिया यहाँ पे पूछा जाए हमारा पहले स्टेप क्या हुआ करता है, हमको ये उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा ऐसा मेटल कौन सा है। इसमें जाहिर सी बात इसमें कोबाल्ट होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग इसमें कोबाल्ट। अब देखिए अगर मान लिया बात करते हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पे H2O का होल 6 लगेगा यहाँ पर। ठीक है। देखिए अगर मान लिया पूछे यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी रहेगी। देखिए क्योंकि H2O जो होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड हुआ करता है, तो यहाँ पर देखिए इस पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव है, क्योंकि H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है। यानी जितना का जितना यहाँ पे चार्ज राइज हो रहा है वो सारा किसका हुआ, यहाँ पर कोबाल्ट का हुआ। यानी कोबाल्ट जो यहाँ पर कौन सा स्टेट में है, CO3 पॉजिटिव स्टेट में। इसका मतलब हम लोग पहले कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं। तो देखिए वो क्या हुआ करती है, आर्गन की कन्फिगरेशन 3d7 एंड 4s2। तो ये तो हुआ करती है कोबाल्ट कन्फिगरेशन कौन से स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अगर मान लीजिए हम एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 3+ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। तो देखिए एस में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएंगे और यहाँ पर 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। देखिए इसमें कन्फिगरेशन इसकी क्या बनेगी जाकर के, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या बचेगा इसमें 3d6, और 4s में क्या बचेंगे, इस वाले में 0 बचेंगे। देखिए यहाँ पे d6 की कन्फिगरेशन क्या बनेगी, यहाँ पर ये रहा है इसका 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए डी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और ये 6। और देखिए S कैसा है, खाली है, और आगे आने वाला P भी कैसा होगा, इस वाले में खाली ही रहेगा। समझ में आपको बात है। अब देखिए आप जानते हैं कि H2O जो हुआ करता है वो वीक फील्ड लिगेंड, इसका मतलब पेयरिंग तो कराएगा नहीं, पेयरिंग नहीं कराएगा, इसका मतलब है 6 के 6 इसमें H2O मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर बैठेंगे जाकर के कुछ इस प्रकार से। हम लोग को अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा बाकी सबको छोड़ दिए, वो तो आप इसमें H2O मॉलिक्यूल फिल हो जाएंगे, लेकिन क्या आपको इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए इस वाले केस में यहाँ पे आप देखेंगे आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। समझ में आपको बात है। वहीं अगर मान लीजिए ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो होता है ये डायमैग्नेटिक कब होता है करके आप जरा सपोज कर लीजिए, यहाँ पर हमने H2O की जगह अगर मान लिया वाला हमने कंपाउंड ले लिया होता, ये होता है COCN का होल 6, और इसके ऊपर अगर मान लिया 3 नेगेटिव आ रहा होता, सपोज मान लिया हमने वाला कंपाउंड लिया होता, तो आप जानते हैं कि साइनाइड कैसा हुआ करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो वो क्या करता है, ये जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए यहाँ पर, ये इनकी इसमें पेयरिंग करवा देता है। पेयरिंग करवा देता है, पेयरिंग का मतलब क्या हुआ करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उसमें खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब कंपाउंड कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता। तो आइए आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि अगर मान लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। समझ में आ रही है बात है। अब देखिए इसको कैलकुलेट किस प्रकार से करना है उस पर जरा यहाँ पे गौर कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हुआ करता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसे हम लोग बोला करते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है, और आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर स्क्रीन पे आप दिख कर भी आ रहा होगा। ये एक फॉर्मूला हुआ करता है, इसके में हम लोग निकाल सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितना मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन उसमें अराइज होने वाला है। समझ में आपको बात है। चलिए यहाँ पर भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस चीज के लिए। अब देखिए हमने क्या बताया था, अभी हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हमने जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिखा था COH2O होल 6, और इस पे चार्ज कितना था 3 पॉजिटिव, इसमें जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे यहाँ पर, इसमें 4 आ रहे थे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला लिख कर आ रहा है यहाँ पर ध्यान देखिए, एन का मतलब क्या होता है, इसमें उस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू डालकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, इसमें म्यू इज इक्वल टू N इंटू N+2 अंडर रूट इस पे आता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लिया इसमें n की वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है 4
और यहाँ पर इस दोबारा डालेंगे 4+2 कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। अच्छा आप इसमें एक टिप ले सकते हैं, यहाँ पर टिप हमारी क्या है इसमें कि देखिए जितने यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अबाउट उसके नियर अबाउट उसमें जो है यहाँ पर उसका भी मेंटेनमेंट भी आएगा। मतलब सपोज कर लिया यहाँ पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका आंसर भी मतलब 4 से कुछ ज्यादा ही आएगा, मतलब 4.4 4.5 इसके अबाउट आने वाला, कोई कितने भी उसमें क्यों ना हो। अगर 3 होगा तो 3 के अबाउट में आ जाएगा, 4 होगा तो 4 के अबाउट में आ जाएगा। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है, अगर मान लिया यहाँ पे 24 के 25 होता, 25 को रूट कितना हुआ करता है 5, लेकिन यहाँ पर है कितना है 24, इसका मतलब 5 से थोड़ा ही तो कम रहा होगा। तो अगर मान लिया यहाँ पे इसके एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं तो रूट 24 की वैल्यू जो है वो होती है 4.89। अब देखिए इसका यूनिट भी ध्यान रखिएगा, वो इसको बोलते हैं बीएम। इसको बीएम नोट किया था, बीएम का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। देखिए इसका कभी कभी यूनिट भी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर जो हुआ करता है उसको यूनिट क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन। समझ में के बाद तो ये इसका फॉर्मूला हुआ करता है। हमने आपको क्या बताया अभी तक है कि अगर मान लिया कोई भी कंपाउंड हुआ करता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, वो जो होगा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। इसके बाद अगर मान लिया कंपाउंड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा रहे हैं, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लिया पेयर हो चुके हैं, इसका मतलब कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको उसका रीजन बता रखा है। इसके बाद निकालते किस प्रकार से हैं कि उस कंपाउंड में पैरामैग्नेटिज्म है या नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। उसके बाद में कितना पैरामैग्नेटिज्म में कैरेक्टर आ रहा है, कितना उसमें मैग्नेटिज्म शो होगा जाकर के, उसका फॉर्मूला जो हुआ करता है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो है हमने आपको बता दिया, म्यू इज इक्वल टू √n/n+2 हमने आपको फॉर्मूला बता दिया यहाँ पर। उसके बाद एक छोटी सी और यहाँ पे बात रह जाती है उसमें, वो ये है कि कभी कभार इसमें फेरोमैग्नेटिक टर्म्स का यूज कर दिया जाता है। देखिए फेरोमैग्नेटिक कोई खास चीज नहीं है, पैरामैग्नेटिक का ही स्पेशल केस हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लीजिए एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड X है, इसके अंदर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वहीं अगर मान लीजिए दूसरा कंपाउंड Y है उसके अंदर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा करके। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए पूछा जाए इस वाले केस में पैरामैग्नेटिक इसमें शो होगा जाकर के, दोनों में शो होगा, क्योंकि हमने क्या बताया डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। लेकिन देखिए इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मान लीजिए दोनों कंपेयर किया जाए तो ये फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा और ये वाला जो है पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। तो कल में आपको बात समझ में आ गई होगी, जिसमें ऐसे कंपाउंड में बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म डेवलप होता है करके उन लोग को बोला करता है फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। समझ में आ रही है आपको बात है। पैरामैग्नेटिज्म का स्पेशल केस हुआ करता है जब मैग्नेटिज्म जो होता है जो बहुत हाई होता है तब उस कंपाउंड को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। समझ में आ रही है आपको बात है। तो कुल मिला के हमने आपको एक पैराटॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर किस प्रकार से उसमें शो किया करता है। समझ में आ रही है आपको बात है। चलिए आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ जाते हैं यहाँ पर फिर है। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हुआ करते हैं वो कलर्ड क्यों हुआ करते हैं। अब देखिए आप यहाँ बहुत छोटी सी बात पड़ जाती है यहाँ पर, ये भी जो है इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कुछ कंपाउंड हुआ करते हैं वो कि उसमें कलर्ड पाए जाते हैं और बाकी ऐसे कुछ कंपाउंड बेस्ड क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है जो कि कलरलेस हुआ करते हैं। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, आप इसमें भी ध्यान समझ लीजिए इस चीज के बारे में। देखिए कोई भी ऐसा कंपाउंड इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो हमको कलर्ड प्रतीत होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे वो हमको कलरलेस प्रतीत होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं वो मोशन करते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो वहाँ पर उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर भी इसमें आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लाइट से क्या ताल्लुक हो सकता है, किसी कंपाउंड कलर से क्या इसमें रिलेशन हो सकता है। देखिए बहुत छोटी सी बात है, समझ लीजिए। देखिए आप सपोज कर लीजिए हमारे पास एक बीकर यहाँ पर है और इस बीकर में हमारे पास कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर रखा हो जो हमने अभी पीछे लिया था उसे सपोज कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब देखिए हमने क्या कंपाउंड लिया था यहाँ पे COH2O होल 6 और इसके ऊपर चार्ज कितना था यहाँ पर इसमें 3 पॉजिटिव था। अब मान लीजिए ये वाला उसमें बीकर में कंपाउंड रखा सपोज कर लीजिए। अब यहाँ पे लेट कर लीजिएगा हमारे पास यहाँ पे एक टॉर्च है, ये इस टॉर्च की मदद से हम इस वाले कंपाउंड के अंदर से लाइट पास करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसमें लाइट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कन्फिगरेशन के बारे में, आपको पता है कि हमने आपको इसमें जब ड्रॉ किया था तो उसमें CO3 पॉजिटिव इसमें जो कंपाउंड बना था उसमें यहाँ पर देखिए डी में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, आपको याद भी होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स में आ रहे थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स में भरे हुए थे यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे इसमें जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है इस चीज के बारे में कि जब भी मान ली कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हुआ करता है वो एक्साइट कर जाता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है करके। आपने पढ़ा होगा प्लैंक्स थ्योरी हुआ करती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है लाइट फोटोन से मिलकर बनी होती है, इसमें हर फोटोन की जो उसमें एनर्जी के फॉर्म एनर्जी की वैल्यू क्या हुआ करती है h न्यू। उसी प्रकार से अगर मान लिया कोई भी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिए हम यहाँ पे एक केस ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले अपने ऑर्बिटल में यहाँ पे इसमें रिवॉल्व कर रहा है करके, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग इसमें अगर मान लीजिए इसमें लाइट डाली तो लाइट आप जानते हैं लाइट क्वांटाइज्ड हुआ करती है, इसका मतलब एनर्जी पैकेट के फॉर्म में हुआ करती है, यानी जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी यानी वो इतनी एनर्जी को उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मतलब क्या, ये थोड़ा हाई एनर्जी लेवल इसमें जंप कर जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो बस यही चीज हुआ करती, कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर इसमें अनपेक्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वो भी कितने प्रेजेंट है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और सपोज कर लिए यहाँ से लाइट पास करिए, आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो हुआ करती है वो 7 रंग से मिलकर बनी है, 7 कलर से मिलकर बनी होती है, हम लोग यहाँ पे विबग्योर के नाम से जाना करते हैं। समझ में एक बात है? और ये लाइट जो हुआ करती है वो जो है विजिबल रेंज में लाई किया करती है। समझ में एक बात है? अब अगर मान लीजिए सपोज कर लिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर जैसे ही हमने यहाँ पर व्हाइट लाइट पास कराई, व्हाइट लाइट पास कराने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे इसमें एक्साइट होगा। एक्साइट का मतलब हमने आपको बताया ना, यहाँ पर ये मान लीजिए इस वाली लो एनर्जी ऑर्बिटल में था यहाँ पर ये, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एक्साइट होकर के आगे वाले में चला गया। उसी प्रकार से चारों को चारों इलेक्ट्रॉन्स जो थे जैसे उनके ऊपर विजिबल रेंज की लाइट पड़ी, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन को इसमें एब्जॉर्ब कर लिया और खुद को उन्होंने एक्साइट कर लिया। समझ में एक बात है? अब हमने आपके यहाँ पे रिलेशन क्या लिखवा है, E = H न्यू। यहाँ पे एस तो चलिए कांस्टेंट हुआ करता है, लेकिन न्यू का मतलब क्या हुआ करता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कुल मिला के इन्होंने जितनी भी एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब की होगी वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटिव होगी कि नहीं होगी। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो 7 रंग जो हुआ करते हैं ये पर्टिकुलर उनकी फ्रीक्वेंसी भी हुआ करती है। कुल मिला के हमारी बात क्या निकल के आती है यहाँ पर है, जैसे ही इसमें व्हाइट लाइट पास करी जाएगी तो व्हाइट लाइट किससे मिलकर बनी होती है, यहाँ पर है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। लेकिन क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को एक्साइट करने के लिए कुछ इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। आप सपोज कर लिया अगर मान ली इन्होंने ये वाली रेंज जो हुआ करती है वायु और वाली यानी येलो ऑरेंज और रेड वाली इन्होंने रेंज एब्जॉर्ब कर ली है, इसका मतलब यहाँ से तो हमने पूरी विब्योर रेंज डाली थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कौन सी बचेगी जाए करके, ये VI-BG ये वाली रेंज पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि जब बाकी बचा हुआ यहाँ पर ये 3 कलर का पोर्शन जो था वो तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, यानी जो बाकी बचे हुए कलर जो है जो ये मिक्सअप होकर के जो हमको कलर बनाएंगे जा करके वो हमको यहाँ पर हमारी आई से इसमें फील होगा। सर मेरी को बात है, ये सारे चार जहाँ पे 4 कलर जो है ये आपस में मिल करके जो कलर यहाँ पे बनाएंगे हमको वो हमको यहाँ पे प्रतीत होगा कि वाला कंपाउंड जो है इस कलर का हुआ करता है। सर मेरी को बात है, कुल मिला के देखिए आप ध्यान देखिएगा, अगर मान लीजिए व्हाइट लाइट होती है जो कि 7 कलर से मिलकर बनी होती है, अगर उसमें हम एक भी कलर को रिमूव कर देते हैं तो वो लाइट हमको व्हाइट अपीयर नहीं होगी। सर मेरी को बात है, तो कुल मिला के अब देखिए यहाँ पे हर कंपाउंड इसका मतलब कलर भी अलग अलग हो जाएगा। आप सपोज के लिए मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट यानी वो एक अलग रेंज की एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, एक अलग फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्व करेंगे, अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब हमको उसका कलर अलग दिखाई देगा। मान लीजिए किसी में अगर मान लीजिए यहाँ पे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब थोड़ी कम एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, कम एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब कोई और कलर अपीयर होगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो विजिबल रेंज से लाइट को एब्जॉर्ब किया करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमको जो 7 कलर जो हुआ करते हैं, 7 कलर का स्पेक्ट्रम हुआ करता है, उसका जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा जो बचेगा वो हमको दिखाई दिया जाएगा। कहने का मतलब हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है वो इन 7 कलर से मिलकर बनी हुई थी, यहाँ पर इन लोगों ने ये वाला हिस्सा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब क्या होता है पूरा, यानी जो बचा हुआ हिस्सा यानी ये वाला कलर हमको इसमें अपीयर हो जाएगा। समझाइए को बात है? तो ये रीजन हुआ करता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कलर्ड क्यों हुआ करते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए वहीं सपोज कर लिए हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें हमने क्या बताया था, अगर सपोज कर लिए यहाँ पे H2O के अलावा यहाँ पे CN लिगेंड होता है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग का मतलब अगर मान लिया कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर मान लिया आप इसमें उस वाले कंपाउंड से यहाँ पे व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। एब्जॉर्ब नहीं होगी तो सारी की सारी लाइट यहाँ से हमारे पास में निकल जाएगी, निकलेगी तो हमारी आईज तक जो है वो सातों के सातों रंग एक साथ पहुंचेंगे। इसका मतलब को लाइट जो है व्हाइट ही अपीयर होगी जा करके, यानी क्योंकि हमने यहाँ से व्हाइट लाइट को ट्रांसफर किया और हमारी आंखों तक भी व्हाइट लाइट पहुंची, इसका मतलब हमको कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, कलरलेस दिखाई देगा। आगे बात समझ में आपको है? तो ये रिलेशन हुआ करता है कि हमने आपको 2 प्रॉपर्टीज बताई जो कि सिंपल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किया करती हैं। क्या बताया हमने आपको, मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, वो पहली बात तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रेस्पॉन्ड करेगा, और दूसरी बात वो कंपाउंड जो होगा हमको वो कलर्ड अपीयर होगा। दोनों के रीजन क्या हुआ करते हैं हमने आपको वही बता दिया। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखकर ही हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस कंपाउंड का कलर क्या होगा, वो हमको पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर मेरी बात है, क्योंकि क्या पता वो कौन सी रेंज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी एनर्जी किस प्रकार से है, तो जो बचे हुए कलर है वो आपस में मिलकर कौन सा कलर बनाएंगे वो हमको उसमें हम लोग ऐसे ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते। उस चीज को हम लोग को यहाँ पे उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको हम लोग ऐसे थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं। सर मेरी बात है, तो ये 2 रीजन हुआ करते हैं। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो होने वाला है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिलहाल इसके बाद ये चैप्टर हमारा इसमें क्लोज हो जाएगा। सर मेरी
को बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो स्टूडेंट्स देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है, इससे काफी सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। वो यहाँ पर ये है कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आ जाती है। तो अगर मान लिया आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख देते हैं जो कि NiCO का होल 4, अगर मान लिया आपसे पूछे इस वाले में इसमें निकल की स्टेट क्या रहा करेगी, देखिए आपको यहाँ पे लगेगा कि निकल कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेट आएगी, कोई ना कोई नेगेटिव स्टेट आएगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसा कोई भी होमोलैटिक कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या हुआ करता है बता रखा है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम हुआ करते हैं, अगर मान लिया उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल नाम का लिगेंड प्रेजेंट है तो उस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल एटम जो होगा उसकी स्टेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमेशा 0 रहा करेगी। क्या हमने आपको बताया, रिपीट कर देते हैं इस चीज के बारे में। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट है, कार्बोनिल इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, उस वाले कंपाउंड में जो मेटल की स्टेट जो होगी हमेशा उसमें 0 रहा करेगी। अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे का रीजन क्या आता है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लिया आप उसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो कुछ नहीं होगी। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में इसके मेटल को फॉर्म कर लेगा। 0 को मतलब क्या हुआ करता है, इसने एक भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने डोनेट नहीं करेगा। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ करता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जितने भी मेटल कॉर्नल्स जो हुआ करते हैं उसमें मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 क्यों मानी जाती है। अभी तक आपने जितने भी कंपाउंड पढ़े हैं उसमें कोई ना कोई स्टेट जरूर बनती जाएगा, जैसे किसी में +2 आती है, किसी में +3 आती है, किसी में +4 आती है, लेकिन जितने भी कार्बोनिल वाले कंपाउंड जो हुआ करते हैं उनमें स्टेट जो है वो 0 क्यों पाई जाएगी। समझ में बात है। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए आप इसका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हुआ करता है कार्बोनिल का, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक बिल्कुल यहाँ पर ये। सो स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पे कंपाउंड सपोज कर लिए, लेट कर लिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें हमारा एक मेटल है और मेटल की बॉन्डिंग जो हो रही है वो एक कार्बोनिल एटम जो हुआ करता है, कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पर लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, इससे हमें बॉन्डिंग हो रही है। देखिए अगर मान लिया बात कर लेते हैं कार्बोनिल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हुआ करता है। इसमें ऑक्सीजन जब ट्रिपली बॉन्डेड हुआ करता है, इसके बाद इसमें ये 3 ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं। अब बाद में अब देखिए यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपको 11th रिलेट करना पड़ेगा वो ये है कि इसे हम लोग बोला करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हुआ करती है, ऐसा मतलब हम नॉर्मली जो है वो किसी भी एलिमेंट या कन्फिगरेशन लिखा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन ये थ्योरी जो तुमको एक्सप्लेन किया करती थी किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ करती है। ठीक है, तो उसमें बताया जाता था कि अगर मान लीजिए कोई भी दो एटम आपस में मिलते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्बिटल्स क्रिएट होते हैं। ऑर्बिटल क्रिएट होने की वजह से उसमें 2 प्रकार ऑर्बिटल हुआ करते हैं। पहले होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जिनको हम लोग नॉर्मली दिखाया करते थे, और दूसरे हुआ करते हैं उसमें थे एंटी बॉन्डिंग जिनको हम लोग यहाँ पे स्टार के द्वारा दिखाया करते थे। समझ बात है। मतलब अगर मान लीजिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल पूछे पाई वाला कौन सा होगा तो उसको नॉर्मली इस प्रकार से दिखाया जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग जो हुआ करता था वो हुआ करता था पाई स्टार। बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब समझ गया होगा आप यहाँ पे, इसमें ऐसा पाई ऑर्बिटल जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और पाई स्टार का मतलब क्या हुआ करता है, ऐसा ऑर्बिटल जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में। समझ को बात है। तो कुल मिलाकर मान लीजिए बात कर लेते हैं कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कार्बन में भी यही केस बनता है। अगर जैसे यहाँ पर देखिए इसमें 3 यहाँ पर लोब बाहर निकले हुए हैं, सेम केस यहाँ पर ही बनेगा इसमें। अगर मान लीजिए पूछे इसमें कार्बन जो है, कार्बन के पाई ऑर्बिटल जो हुआ करता है इसमें पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुआ करते हैं। समझ मेरी बात है। और ऊपर से पाई स्टार ऑर्बिटल जो हुआ करता है, आप जानते हैं कि पाई स्टार ऑर्बिटल जो होता है वो पी ऑर्बिटल के शेप का हुआ करेगा। किस प्रकार से, आप सपोज कर लिए मान लीजिए इसका पहला लोब इस प्रकार से आएगा और दूसरा लोब इसमें इस प्रकार से आएगा, तो ये हमारा कौन सा है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल है। अब देखिए आप इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि जो हमारा कार्बोनिल जो हुआ करता है ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ करता है। आपको इसका इसका ध्यान रखना है, बाद में इसको हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको यहाँ पे इसमें ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताई जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हुआ करते हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए H2 है, O2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें CO के बारे में पूछा जा रहा है, इसको आपको बाद में पढ़ना है। पहले आप इतना पे ध्यान रखिएगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड जो हुआ करता है उसमें इसका एक पी ऑर्बिटल जो हुआ करता है उसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और दूसरा इसमें पाई स्टार ऑर्बिटल जो होता है वो कि पूरा कैसा हुआ करता है, इसमें वैकेंट हुआ करता है। समझ में बात है। ये तो बात होगी इसमें कार्बोनिल के बारे में। अगर मान लीजिए वही बात करें तुम लोग उसमें मेटल एटम के बारे में, तो मेटल में क्या हुआ करता है, आप जानते हैं कि कोई भी मेटल में मान लीजिए ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें कुछ डी ऑर्बिटल जो हुआ करते हैं जो कि पेयर्ड हुआ करते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं उसमें अनपेयर्ड हुआ करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम लोग बात करें तो निकल के बारे में, क्या होता है, निकल की स्टेट में उसमें 0 सपोज करनी है, निकल का नंबर कितना हुआ करता है 28। अगर मान लीजिए हम लोग इसमें कन्फिगरेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उसका नंबर क्या होता है 28 है। इसका मतलब आर्गन की कन्फिगरेशन और साथ में 3d8 और 4s2, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब डी में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 है। अब अगर मान लिया आप इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भरने की कोशिश कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखिए किस प्रकार से फिल करे जाएंगे ये।
1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें ये 3 ऑर्बिटल देखिए कंप्लीटली फिल्ड है, और देखिए ये वाले कैसे हुआ करेंगे, अनपेयर्ड हुआ करेंगे। अब देखिए अनपेयर्ड यहाँ पे एक छोटा सा इसमें ट्रिक पड़ जाएगा करके इस वाले में, देखिए आप ध्यान से देखिएगा इस चीज के बारे में। देखिए मेटल ऑर्बिटल जो है, अब वाले इसमें कुछ डी ऑर्बिटल जो कि प्योरली वैकेंट हुआ करेंगे। ये मान लिया कुछ डी ऑर्बिटल जो कि प्योरली वैकेंट है, और कुछ डी ऑर्बिटल जो होंगे इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में पाए जाएंगे। समझ मेरी बात है। सेम केस यहाँ पर भी हुआ करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें दो लोग क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा डी ऑर्बिटल जो होता है वो कोई इसी शेप का हुआ करता है। आपको पढ़ाया ना हमने, इसमें डबल डंबल शेप जो हुआ करता है इस प्रकार वाला। देखिए यही वाला शेप है, इसमें ड्रॉ भी किया गया है। समझ मेरी बात है। अब देखिए सर बॉन्डिंग किस प्रकार से हुआ करती है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कार्बोनिल के जो यहाँ पे ये वाला जिसमें पाई ऑर्बिटल जो इसमें यहाँ पर देखिए दो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वहीं इसका ये वाला डी ऑर्बिटल जो है ये कैसा प्योरली अनपेयर्ड है। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर जो इसमें केस बना हुआ है ये वाला ऑर्बिटल जो है ये इसके साथ में ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पर सर मेरी एक बात है, देखिए किस प्रकार से ओवरलैप करेगा। देखिए ये यहाँ पर इसमें आपस में इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी, और आप जानते हैं कि इस प्रकार की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, देखिए यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ पर वो इस जगह पर प्रेजेंट हो जाएंगे इसमें ओवरलैपिंग में। ठीक है, आप जानते हैं कि दोनों अगर मान लिए ऑर्बिटल जो हुआ करते हैं उनकी अगर मान लिए हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ करती है तो वहाँ पे बॉन्ड कौन सा फॉर्म होता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। सर मेरी एक बात है। वहीं अगर मान लिए बात कर रहे थे, देखिए इसमें अभी इस वाले केस में क्या हो रहा था, इसमें कार्बोनिल के पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे लेकिन इसके पास में प्रेजेंट नहीं थे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें पास टाइम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर इसमें डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी अगर मान लिए ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में प्रकार से ओवरलैपिंग में कर जाते हैं, ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इसका मतलब इसमें भी यहाँ पर इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, आप जानते हैं कि लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसा बॉन्ड हुआ करता है, हमेशा इसमें पाई बॉन्ड हुआ करता है। सर मेरी बात है। तो कुल मिलाकर क्या बताया आपको कि मेटल और कार्बोनिल में दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाएंगे। पहला बॉन्ड जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगला बॉन्ड इसमें कौन सा हुआ करेगा, पाई बॉन्ड हुआ करेगा। सर मेरे को बात दोनों किस प्रकार से फॉर्म होंगे। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है करके, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड देखिए कैसे फॉर्म हुआ, कार्बोनिल जो हमारा एटम जो था कार्बोनिल वाले में जो यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो थे ये कहाँ चले गए, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। और जो यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन्स वो चले गए हैं पाई स्टार ऑर्बिटल में। समझ में आ रही है बात है। तो यहाँ पर ये फॉर्म हुआ करेगा इस वाले में। अब अगर मान लिया यहाँ पे से पूछा जाए कि जो हमारे पास ये कन्फिग्रेशन जो बन जाए करके इसमें इलेक्ट्रॉन नेट तौर पे किसको ट्रांसफर हुआ है करके, देखिए नॉर्मल केस में हुआ करता है, ये जानते हैं कि लिगेंड क्या हुआ करता है, लिगेंड जो है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर दिया करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो यहाँ पे बाद में खत्म हो जाती है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन्स तो दिए ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मेटल ने लिगेंड को भी इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, उसमें उल्टा हो रहा है करके। लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दिए हैं और मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसमें लिगेंड को दिए हैं। तो अगर मान ली पूछा जाए यहाँ पे इसमें दोनों के हिसाब से बराबर बात पड़ गया करके, समझ मेरी को बात है। इसका मतलब अगर मान ली पूछा जाए इसमें नेट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स किधर के लिए हुआ है, तो यहाँ पे नेट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, इसमें 0 हुआ है। क्योंकि मान लिया पूछा यहाँ पे कि अगर मान लिया ड्रॉ करते हैं हम लोग इसमें निकल 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव को मतलब क्या, हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे तभी तो 2 पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और साथ में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल भी दिए जाए तो इसमें नेट इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी देखिए, अगर मान लिया मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने यहाँ पे डोनेट किए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसमें एक्सेप्ट हो गए, इसका मतलब यहाँ पे इसमें नेट कितना बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे इसमें 0 बनेगा। आगे बात समझ में आपको यहाँ पर। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग है। समझ में आ रही बात है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों की एनर्जी आपस में सिंक कर जाए, आपस में बराबर एनर्जी रहा करती है। जो दोनों कंपाउंड्स की है उन्हें बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग है। क्योंकि देखिए वही चीज कार्बोनिल के साथ में पढ़े जाया करके, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो दोनों की एनर्जी आपस में कैसे रहा करेगी, सेम रहा कर देगी। इस तरह की बॉन्डिंग को बोला जाता है इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इसका एक और नाम हुआ करता है बैक बॉन्डिंग। मतलब इसमें कोई भी ऐसे बोला करता है ना, जैसे रिटर्न गिफ्ट टाइप का हुआ करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर मान लिया मेटल ने यहाँ पे इसको लोन पेयर ऑफ डोनेट किया है तो उसने खुद भी एक एक्सेप्ट कर लिया। मेरी को बात है। तो यहाँ पर इसके 2 नाम हुआ करते हैं। पहले यहाँ पे इसको बोल सकते हैं यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग है, दूसरा नाम जो हुआ करता है वो इसे बोला करते हैं बैक बॉन्डिंग है। तो यही यहाँ पर रीजन हुआ करता है कि कितने भी कार्बनिक कंपाउंड जो हुआ करते हैं उनमें जो भी हमारा मेटल हुआ करता है, मेटल ऑक्सीडेशन में हमेशा कितनी मानी जाएगी, उसमें 0 मानी जाएगी। आगे बात समझ में आपको है। तो यहाँ पर छोटी सी बात हुआ करती है, अगर हमारे इसमें कई बार इसमें 1 वर्ड इसमें क्वेश्चन बन जाता है, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है करके कि कोई भी मेटल कॉर्बोनेट जो हुआ करता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो 0 क्यों हुआ करती है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग या ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग मेटल और कार्बोनिल के बॉन्डिंग के बारे में, तो उसमें 2 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला होता है सिग्मा, जो कि बनता है जाकर के कार्बोनिल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल के डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होने की वजह से, और पाई जो बनता है वो बनता है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल हुआ करते हैं उनसे पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। समझ मेरी को बात है। तो स्टूडेंट्स आज इसी के साथ में हमारा इसमें चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के अपने बढ़ेंगे करके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।